मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द आपके सामने है। तो ऐसे में हमने आप सभी के लिए एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें संपूर्ण फिजिक्स का रिवीजन आपको करवाया जाएगा। ये आपका पहला वीडियो होगा जिसमें हम फर्स्ट यूनिट से शुरुआत करेंगे और पूरा अच्छी तरीके से पूरी फिजिक्स को कवर अप करने वाले हैं। और अगर आप सभी लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाई, तो हम लगभग सभी सब्जेक्ट की ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि हूबहू आपके पेपर में पूछे गए होंगे। क्योंकि हमारा ये वादा है आपसे, अगर आपने हमारी इस सीरीज़ को फॉलो किया तो आपके सेमेस्टर में 90% से ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ शर्त एक है, सिंसियरली आपको इस सीरीज़ को फॉलो करना है और लोगों तक पहुंचाना है। तब तक के लिए एक बार आप सभी लोग इस सीरीज को देखते टाइम ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि आपका फोकस 100% यहाँ पर होगा और आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, पेपर को साथ में लेकर के बैठेंगे और जिन सवालों के जवाब आपसे पूछे जाएंगे उनको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो सवाल दिया गया उसमें पूछा गया आपसे कि बीमा क्या है, बीमीय विश्लेषण क्या है, बीमीय सूत्र क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पढ़ करके रखा है कि हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं और उन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र करते हैं तो उनके बहुत सारे मात्रक भी होते हैं। और मात्रकों के टाइप भी आपने पढ़ करके रखे हैं कि दो तरीके के मात्रक आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक आपके पास होते हैं मूल मात्रक और दूसरा आपके पास होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो जो बीमाएं होती हैं, बीमाएं वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं उस राशि को प्रदर्शित करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। इस तरीके से आपको बहुत छोटी ही डिफिनीशन याद रखनी है। इन सवालों के जवाब आपको अपनी कॉपी में 100% नोट डाउन करने हैं। तो बीमाएं की बात हमने यहां पर की कि कोई भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर हम जो घातें लगाते हैं, जो घात चढ़ाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, विमाएं बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 7 तरीके की जो मूल राशियां हैं उनके विमीय संकेत, मैं थोड़ा सा इधर की तरफ लिख देता हूं। आपने देखा होगा कि जो अपने पास लेंथ होती है यानी लंबाई का जो विमीय संकेत हो गया वो आपके पास होगा यल और इसका मात्रक है मीटर, है ना। ये विमीय संकेत अपन लिख रहे हैं डायमेंशनल सिंबल, ds मैंने रिप्रेजेंट कर दिया विमीय संकेत, और ये आपके पास है यूनिट, मतलब मात्रक। 7 तरीके की यूनिट है। तो लेंथ का मैंने लिख दिया है। इसी प्रकार से अगर आप मास का देखेंगे तो मास का जो विमीय संकेत आपको देखने के लिए मिलेगा वो यम हो जाएगा और इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो किलोग्राम हो जाएगी। और फिर इसके बाद टाइम को देखेंगे, जरा सा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो टाइम को अगर आप देखेंगे तो इसका विमीय संकेत t हो जाएगा और मात्रक इसका सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर मतलब ताप, और ताप का विमीय संकेत कई जगह थीटा दिया होता है तो अपन थीटा ही लिखते हैं, थीटा हो गया। और इसका मात्रक जो हो गया केल्विन, तो कई बार के भी आपको मिल सकता है, तो आप इससे धोखा नहीं खाएंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। तो इस तरीके से आपके जो विमीय संकेत होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र आपको 100% याद होने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं जो आपके पास ऊर्जा होती है, अपन बहुत बेसिक लेवल से शुरुआत कर नहीं रहे क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है और हालांकि ये पूरी तरीके से आपको समझ में आएगी, इसकी गारंटी मेरी अपनी है।
और अगर आपने थोड़ी देर तक अपने फ्लो को बनाए रखा तो आपने कभी भी अगर ढंग से नहीं पढ़ा है तो आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। तो ऊर्जा की बीमा क्या होती है, तो देखिए जितनी प्रकार की ऊर्जाएं होती उन सब की बीमा सेम लगभग होती है। तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुणा विस्थापन हमारे पास है। अब बल की जो बीमा होती है ये आपको याद रख लेनी, चूंकि ये बहुत यूज होती है। तो MLT-2 और इनटू डिस्प्लेसमेंट की बीमा होती है यल के बराबर। चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक प्रकार की लेंथ है तो यहाँ से इसका डायमेंशन यल हो गया और ये MLT-2 हो गया। तो ML2T-2 आपकी एनर्जी की बीमा हो गई। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, देखिए मैं बहुत बेसिक बीमाओं की भी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो एक बीमा जो आपसे लगातार कई बार पूछी जा चुकी है उसका नाम है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव जिसको आप सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं टी, इसकी जो बीमा आपको देखने के लिए मिलेगी तो पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है F/L। अब F की बीमा आपको यहाँ से ये पता है MLT-2 डिवाइडेड बाई आप करेंगे यल से, तो यल से यल मर जाएगा, यानी कि आपके पास जो देखने के लिए मिलेगा वो MT-2 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आपकी पृष्ठ तनाव की बीमा हो गई है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बीमाएं कुछ याद रखनी है, कुछ नियतांकों की बीमाएं भी आपको याद रखनी है। जैसे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत सारे एग्जाम का ये लविंग क्वेश्चन है, मतलब प्यारा क्वेश्चन है। जैसे आप तो जी की वैल्यू होती, जी की जो डायमेंशन है वो निकालना होता है, तो आपने पढ़ करके रखा है कि F बराबर G_m1m2/r²। अब अगर आप इसको इधर उधर पक्षांतर करेंगे तो आपको जी बराबर देखने के लिए मिलेगा FR² डिवाइडेड बाई M1 M2, और जो F की बीमाएं हैं इसकी बीमा को रख देंगे तो MLT-2 इंटू R दूरी है तो इसकी बीमा L2 हो गई, डिवाइडेड बाई इसकी जगह पर M1 M2 की जगह पर M का स्क्वायर हो गया। तो एक M से एक M मर गया, और इसके बाद आपके पास ये हो गया m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बीमा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसे ही जो बीमाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, जरा सा 7-8 क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर आपकी शो किया है, उनके सभी के जवाब अभी के अभी कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में टाइप करना है, छापे बिना आगे नहीं बढ़ना है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे चैट बॉक्स के अंदर, और अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो ये सारी बीमाएं आपकी सही होनी चाहिए। कमेंट बहुत तेजी के साथ होने चाहिए। तो इतनी बीमाएं जो भी आपको दिख रही हैं नहीं याद है तो इस क्लास के बाद जाना है और किताब खोल करके देखना है और बीमाएं निकाल करके लिखनी है। ये सारी बीमाएं आपको 100% याद होनी चाहिए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमने बीमा के याद कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की पूरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और पूरी तरीके से आप इन बीमाओं को समझ पाए होंगे। तो ये बातें हो गई हमारी किससे रिलेटेड, बीमाओं से रिलेटेड, कि किस तरीके से अपन बीमाओं को निकालेंगे, बीमाएं होती क्या हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आइएगा थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपने पढ़ करके रखा होगा कभी, विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पर शो करवा देता हूं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो यही है कि जो विमीय समांगता का सिद्धांत है वो क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको याद रखना है, मतलब विमीय समांगता के सिद्धांत को 100% याद करके आपको चलना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि किसी भी सत्य भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की बीमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है कि प्रत्येक पद की जो बीमाएं होती हैं वो समान होती हैं। प्रत्येक पद की बीमाएं जो होंगी वो समान होंगी। इतनी बस बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप 100% इसको अच्छी तरीके से लागू कर पाएंगे। अब इसको लागू करने के लिए हमारे पास
क्या बात है कि अगर कोई भी सत्य भौतिक समीकरण है तो उसके प्रत्येक पद की विमाएं समान होंगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपको ये समीकरण दिया गया, आपने गति का समीकरण पढ़ करके रखा होगा 9th क्लास में कि हमारे पास होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब अगर ये समीकरण सत्य है तो इसके प्रत्येक पद की विमाएं क्या होंगी, समान होंगी। इसको लागू भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए v वेग है तो वेग की विमा होती है एल टी माइनस वन, और इधर की तरफ देखेंगे तो u भी एक प्रकार का वेग है, इसकी भी बीमा हो गई एल टी माइनस वन। ए एक्सीलरेशन है तो इसकी बीमा हो गई एल टी माइनस टू इंटू टी टाइम है, इसकी बीमा टी हो गई। और इसको हल करेंगे थोड़ा सा भी अगर आप तो एल टी माइनस वन इधर हो गया, फिर से ये तो एल टी माइनस वन है ही, और इसके बाद फिर से टी की पावर माइनस टू में वन प्लस का जोड़ेंगे तो टी की पावर माइनस वन बचेगा। आप देख पा रहे हैं कि इसके प्रत्येक पद की विमाएं आपस में क्या है, बराबर है। और अगर प्रत्येक पद की विमाएं बराबर हैं तो वो समीकरण क्या होता है, सत्य होता है। तो ये बात आपको इस तरीके से जो डायमेंशनल एनालिसिस है यानी विमीय विश्लेषण है उसके उपयोग से अपन ये भी पता लगा सकते हैं कि आखिर में कोई समीकरण सत्य है या फिर असत्य है। उम्मीद है ये बहुत एकदम नॉर्मल सा सवाल था, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर अपन आपको एक सवाल करवाते हैं जो कि पूछा गया सवाल है, उसको आपको बताना है और इसका आंसर अपनी कॉपी में छाप करके जाना है। ठीक है, क्या कि इसमें पूछा गया है अगला सवाल कि दिखाइए कि ये t बराबर 2 पाई एल बाई जी एक सत्य समीकरण है अथवा नहीं है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। देखिएगा, तो इस समांगता के सिद्धांत का उपयोग करके अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो देखिए 2 पाई, चूंकि विमा में कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता इसलिए 2 पाई जो है कांस्टेंट है, इससे अपन से कोई मतलब नहीं है। अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा है t बराबर एल बाई जी, है ना। अब अगर इसकी बीमा और इसकी बीमा दोनों की बीमाएं बराबर होती हैं तो ये सही समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। तो t आवर्तकाल है और आवर्तकाल की बीमा t ही होती है, तो t इधर की बीमा हो गई बराबर l, एक प्रकार की लेंथ है तो इसकी बीमा l हो गई, और नीचे हो गया एल टी माइनस टू, इधर से इधर l से l गायब हो गए। अब इसके बाद t बराबर अपने पास आ गया क्या, t की पावर 2। अब सोचिए, एक तरफ है t की पावर 2, एक तरफ है t, दोनों तरफ की बीमाएं जो है वो आपस में बराबर नहीं है। और अगर बीमाएं आपस में बराबर नहीं है तो मतलब ये एक सत्य भौतिक समीकरण नहीं है, तो मतलब ये समीकरण क्या है, असत्य है। ये बात आपको पता होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एकदम क्लैरिटी वाले कॉन्सेप्ट को फील कराते हैं। कई बार आपका 5 नंबर में पूछा गया सवाल आपके सामने आने वाला है, और इस क्लास को अगर आप पूरी तरीके से देखते हैं तो आपकी अप्लाइड फिजिक्स 100% आप 95% मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन फोकस आपका देखते टाइम यहीं पर होना चाहिए, और सारी बातें आप यहाँ पर जैसे ही स्क्रीन पर सवाल आएगा या फिर लिखा जाता है बोर्ड में, आप लगाएंगे, उसके बाद आंसर देंगे, तब यहाँ का आंसर देखेंगे, तो ये बात आपकी अच्छी तरीके से जमेगी। अब आइए देखते हैं, एक पूछा गया सवाल है अपने पास, कई बार इस सवाल को पूछा है आपके एग्जाम ने। तो p/a प्लस वी स्क्वायर और इसके बाद v माइनस बी, ये बराबर आर टी। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रही होंगी। हाँ, अब इसमें आपको बताना क्या है, ए की बीमा, बी की बीमा, ए और बी दोनों चीज़ों की बीमाएं लिखनी है कि इन दोनों की बीमा क्या है, ये आपसे पूछा गया सवाल है। जहाँ पर पी जो है, पी क्या है, प्रेशर है यानी कि दाब है, और वी क्या है, वेलोसिटी नहीं है यानी कि वॉल्यूम आयतन है। तो आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी टाइम टेम्परेचर है, ताप लिख ही देते हैं, है ना।
तो गैस नियतांक है R, इसको भी लिख देते हैं, नहीं तो कहेंगे सब लिखा तो इसको क्यों नहीं। चूँकि जगह कम थी इसीलिए मैंने छोड़ना चाहा, लेकिन फिर भी हो गया काम। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको बतानी है कि A की बीमा और B की बीमा क्या होती है। तो आप देखिए, यहाँ से आपने ये जाना कि प्रत्येक पद की बीमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और इसके बाद अगली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि समान बीमाओं को ही एक दूसरे के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। अभी ऐसा कभी नहीं होगा कि आप टाइम के साथ लेंथ को जोड़ दें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि भैया 1 मीटर लेंथ है और 1 सेकंड का टाइम है तो 1 मीटर 1 सेकंड लेंथ हो गई, ऐसा नहीं होगा ना। लेंथ को आप जोड़ पाएंगे, टाइम को आप जोड़ पाएंगे। तो कभी भी अगर दो चीज़ें जुड़ी मिलती हैं तो समझिएगा कि दोनों की बीमाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोनों पद जोड़े गए, मतलब जो स्प्रेशर की बीमा है वही आपकी A/V² की बीमा है। तो अपन लिखते हैं कि P की बीमा बराबर होगी किसके, P की बीमा बराबर होगी A/V² की बीमा के बराबर होगी। ये सीरीज अपने आप में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देने वाली है। तो देखिए, अब प्रेशर जो दाब होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है, और बल की बीमा मैंने आपको इसीलिए याद करवाई है। तो MLT-2 डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल मतलब एरिया का स्क्वायर, और एरिया का मतलब है L2। एक यल ने एक यल को मार दिया, तो मतलब इधर की बीमा दाब की जो बनी वो ML-1T-2। मैं इसको एक बार में भी लिख सकता था, लेकिन हो सकता है कई सारे लोगों को याद ना हो, तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बताने का मतलब सिर्फ ये था। ये बराबर हो गया A की बीमा। अब देखिए V² इधर डिवाइड में है आयतन, तो इधर अपन ला करके उसको गुणा में करते हैं, और इसकी बीमा आयतन की होती है L3 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ये बराबर हो गया हमारे पास किसके, A की बीमा के। अब अगर आप देखेंगे तो ML-1T-2 इंटू L की पावर क्या है, 6 है, ये A की बीमा कहलाएगी। और यहाँ से एक माइनस को घटाएंगे तो ML5T की पावर -2, शाबाश, ये किसकी बीमा हो जाएगी, A की बीमा हो जाएगी। कई सारे लोगों ने इसका बहुत बेहतरीन जवाब दिया होगा। तो ये बात हो गई हमारी A की बीमा की। अब देखिए, समान बीमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अपन ने जब ये कह ही दिया है तो V बराबर हो जाएगा किसके, B की बीमा के। अब आयतन की बीमा है L3, तो B की बीमा क्या हो जाएगी, L3 हो जाएगी। तो इतना छोटा सा सवाल आपसे कितनी बार 5 नंबर में पूछा गया है। सवालों को बताते हुए शर्म आती है, बशर्ते आप थोड़ा सा अगर फोकस्ड होकर इन चीज़ों पर गौर करेंगे तो 100% जो आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो यहाँ पर अपन ने एक अच्छा सा सवाल खूबसूरत सा 5 नंबर का लिया है। एक बार बताइएगा कि क्या पढ़ने में मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और वीडियो और सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कट जो मैं समझाना चाहता हूँ वो चीज़ें पहुँच पा रही हैं या फिर नहीं पहुँच पा रही। कल इसी क्लास को अपन ने लाइव किया था, लेकिन थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपको अच्छी तरीके से फीलिंग नहीं आ पाई है। यहाँ पर आपको फिजिक्स को फील करना होगा और मात मूव करते हैं। ये भी पूछा गया सवाल है, दिया है V बराबर A प्लस BT² प्लस C/D+T। इसमें आपको बतानी है कि A की बीमा, B की बीमा, C की बीमा और D की बीमा, यानी ABCD, इन सभी की आपको क्या बतानी है, बीमाएं जो हैं वो क्या क्या होंगी। तो देखिएगा, मैंने आपको बता करके रखा है कि जो प्रत्येक पद की बीमा समान होती है, मतलब जो A की बीमा होगी वही किसकी बीमा होगी, V की बीमा। जहाँ पर V, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि V क्या है, V वेलोसिटी है यानी वेग है, आपको ध्यान में रखना है। और जो T दिया है वो टाइम है यानी कि आपके पास समय है। ये दो चीज़ें आपके पास हैं, वेलोसिटी और टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो वेग की बीमा क्या हो गई, LT-1, और यही बीमा किसकी हो जाएगी, A की। तो LT-1 बराबर किसके हो गया, A के हो गया। अब इसके बाद इस पद की बीमा और इसकी बीमा बराबर होगी, तो मतलब LT-1 बराबर होगा किसके, B इंटू ये टाइम है तो इसकी बीमा हो गई T² के। ये इधर की तरफ आएगा डिवाइड में, तो LT-1 डिवाइडेड बाई T2, ये बराबर किसके हो जाएगा, B के। और जब ये ऊपर जा रहा होगा
तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, -1 पहले से है और -2 गया तो मतलब -3 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर। अब इसके बाद सी की बीमा से पहले अपन डी वाले से निपटते हैं। तो मैंने आपको बता करके रखा है कि समान पदों की बीमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये वाला अगर टाइम है तो डेफिनेटली ये टाइम ही होगा। मतलब आप टाइम के साथ टाइम को जोड़ सकते हैं, लेंथ के साथ लेंथ को जोड़ सकते हैं, मास के साथ मास को जोड़ सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लेंथ के साथ टाइम को जोड़ पाएँ। तो इसलिए अगर टी वाला टाइम है तो डी भी क्या होगा, आपके पास टाइम ही होगा। और इसलिए अगर डी वाला भी टाइम है तो जो टी की बीमा वही डी की बीमा, यानी डी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, टी। अब इसकी बीमा मिल गई है तो इस पूरे पद की बीमा बराबर इस पूरे पद की बीमा, तो यानी कि LT-1 बराबर हो जाएगा C बाई, इसमें बीमा एक की लिखनी चाहे जिसकी लिख दें तो T लिख दिया, ये इधर आएगा गुणा में तो LT-1 इंटू T हो जाएगा। तो ये किसकी बीमा के बराबर हो जाएगा, C के। और चूंकि ये डिवाइड में इधर आया तो C की बीमा क्या हो जाएगी, यल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इन सभी की बीमाओं को आसानी के साथ बता सकते हैं। तो ये C की बीमा हो गई, ये इधर A की बीमा, B की बीमा, D की बीमा। एक बार चैट बॉक्स में छापिएगा, सारी बीमाएं क्या एकदम करेक्ट हैं। और इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शानदार तरीके से सवालों को हम करेंगे। ऐसे ऐसे सवाल जो आपके पेपर में छपने ही छपने हैं। आपका काम है कि इसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, ताकि जब ये बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंचेगी तो अन्य सब्जेक्ट की वीडियो इसी तरीके से बेहतरीन विथ कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन जो कि छपेगा पेपर में, उसको लेकर के आए हैं। और अपन सब पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। मिल करके एक बार 90% का डंका बजाया जाएगा। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, भेजे में घुस रही है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। हाँ, ये नहीं बोलना है जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि इतनी बीमाएं की जो फोटो आपको स्क्रीन पर मिली थी उसको वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के एक कमेंट क्लास के बारे में और अपने आंसर के बारे में ज़रूर करना है। बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, ये पहली क्लास है और आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि आप इस क्लास से कितना प्यार करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आपके पास एक अगला सवाल है जो कि कई बार पूछा गया है और वो सवाल ये है कि वीमी विधि से दिखाइए कि बल एवं समयांतराल का गुणनफल, बल एवं समयांतराल का गुणनफल जो होता है, बल एवं समयांतराल का गुणनफल संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ये आपके पास सवाल है। अब जब बल एवं समयांतराल का गुणनफल संवेग के बराबर, तो देखिए मैं अगर इसको नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिखूं तो संवेग परिवर्तन यानी डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी के होगा। आप जानते हैं, इसको देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ फील हुआ होगा ओरिजिनलिटी में कि ये कुछ है जिसको आप जानते हैं, ये कुछ है जिसको आप जानते हैं। इसको अगर अपन नीचे ले जाएं तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो जाएगा, यानी एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। छापिएगा कि ये किसका नियम है। एक बार चैट बॉक्स में जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा समझ लीजिए वो सही पॉइंट तक पहुंच चुका है। तो एक बार छाप करके बताइए कि ये किसका नियम है और कौन सा नियम है। दोनों बातें आपको लिखनी है। अब आइए बीमी विधि से चलते हैं। तो संवेग परिवर्तन की जो बीमा होती है, तो आप जानते हैं कि संवेग परिवर्तन यानी द्रव्यमान गुणा वेग होता है संवेग, तो इसकी बीमा हो जाएगी MLT-1। आप जानते हैं द्रव्यमान की बीमा m और इसकी बीमा LT-1 किसकी, वेग की। ये बराबर हो गया फोर्स यानी कि MLT-2, इसीलिए इसकी याद करवाया था। देखिए फिर से काम आई। और डेल्टा टी की बीमा क्या हो जाएगी, T। मतलब
mLT-1 बराबर हो गया किसके, इसमें से एक पावर घट जाएगी तो mLT-1 के आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन बराबर हो गया राइट हैंड डायमेंशन के। अतः अपने पास क्या हो गया कि बल एवं समयांतराल का गुणनफल संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आपको ये बात याद रखनी है और ये किसी का नियम भी है। जिन्होंने अब तक छाप दिया है बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं छापा है वो देख ही चुका होगा कि ये न्यूटन का दूसरा नियम है गति का, है ना। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका सवाल है और अच्छी तरीके से आप इसके बारे में जानते होंगे। अगले उपयोग के बारे में हम बीमा के चलते हैं, और वो ये है कि 1 जूल है आपके पास। क्या है? 1 जूल है, और इसको आपको जवाब देना है कि अर्ग में ये कितना होगा। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से इस बात को कि N1 U1 बराबर, मतलब कोई भी एक भौतिक राशि है उसको हम चाहे जितने मात्रकों से मापें तो आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल, चाहे वो पहली पद्धति में हो फिर दूसरी पद्धति में हो, एक ही चीज़ को मापेंगे तो दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। अब हमारे पास N1 दिया है, N2 हमको निकालना है, तो N2 बराबर होता है N1 इंटू U1 बटा U2। ठीक है, 1 जूल है, जूल एसआई मात्रक है और कार्य का मात्रक है, और जूल की जो बीमा होगी यानी कार्य की बीमा हमारे पास क्या होती? mL2T-2। क्लियर है बात? है। अब N2 बराबर अपने पास आ गया, बीमा में क्या क्या है? M चाहिए, L चाहिए, T चाहिए, तो N1 की वैल्यू हो गई 1। अब M1 अपान M2 की पावर अपन ने मान ली कितनी है? 1। ठीक है, चाहे ABC मापें और चाहे सीधा सीधा लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद L1 अपान L2 की पावर कितनी हो गई? या तो पहले सूत्र लिख रहे हैं तो सूत्र बना लेते हैं। A हो गया, B हो गया और C हो गया। चूँकि अपन ने वैल्यू पुट नहीं करी है तो सोच रहे हैं यही कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा 1 M1 की जो वैल्यू है वो 1 एसआई मात्रक है, तो किलोग्राम बटे M2 की वैल्यू हो जाएगी ग्राम, है ना, डिवाइडेड बाई ये 1 मीटर से नापते हैं डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। नीचे भी चाहे तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और T1 की वैल्यू सेकंड से मापते हैं, मतलब 1 सेकंड बटा 1 सेकंड ही हो गया। सबकी पावर, इसकी पावर A तो यहाँ से 1 हो जाएगी, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर -2 है। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो अपन लिखते हैं कि 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद इसकी पावर 2, 1 सेकेंड बटे सेकेंड मतलब 1 की पावर -2। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ग्राम से ग्राम मर गया और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया, तो 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू, ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 3 4 7 मतलब कितना हो गया? 10 की पावर 7 और अर्ब आ गया। तो इस तरीके से आप एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रक में इनको बदल सकते हैं। आपको जो सवाल बदल करके बताने हैं वो 2 सवाल अपन आपको दे रहे हैं यहाँ पर। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर तुरंत सॉल्व करके छापने हैं। पहला नंबर है कि अगर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बात बतानी है। ये पहला सवाल है, कमेंट बॉक्स में छापिए इसका आंसर। और दूसरा नंबर का सवाल जो है वो ये है कि यदि जल का घनत्व जो है वो 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी कितनी होगी, किसकी घनत्व। ठीक है, जो जल का घनत्व है
वो 13.6 या तो जल ना मानिए तो पारा मान लीजिए, जो पारे का घनत्व है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखना चाहिए ना अपन को, सॉरी, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इसका घनत्व कितना होगा, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में सवाल को हल करके अच्छी तरीके से छापनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होंगी और आप अब अच्छी तरीके से इन चीज़ों का उपयोग करके अच्छे अच्छे सवाल पूरी तरीके से बना पाएंगे। क्या ये बात बिल्कुल कंफर्म है? अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ थोड़ा सा और आगे की तरफ कि क्या कहानी है। तो बहुत सारी बातें हमने बीमाओं के बारे में कर ली है और बीमाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से चला और इसी चैप्टर में आपको कुछ और सवाल जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो अब अपन चलते हैं किसकी तरफ? त्रुटि की तरफ। किसकी तरफ? त्रुटि की तरफ। होए होए, जो हम करते हैं वही आ गया कहाँ पर? पेपर में। एक बार मुस्कुराइए ज़रा, ये आपके मन का चैप्टर है जहाँ पर आप गलती को कैलकुलेट करते हैं कि अगर अपन ने गलती की कितनी है। और गलती करने से पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप गलती करते हैं तो गलती हमेशा ऐड ही होगी। तो बात करते हैं किसकी? एरर की, यानी कि त्रुटि की। तो आप जानते हैं कि दो तरीके की वैल्यू होती है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है ना, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, यानी कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो डिफरेंस होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। मैं पूरी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ नहीं, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सिर्फ इनकी बातें करेंगे। तो देखिएगा आप कि जो एरर होती है वहाँ पर 3 टाइप्स है। सभी के फार्मूला आप मुझको लिख करके बता दीजिए। अपन मान लेंगे कि बिल्कुल बेसिकली आप सुनना क्या चाहते हैं और मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या फार्मूला बताइए? एब्सोल्यूट एरर, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि। सबका फार्मूला छापना है। इसकी बात की हमने, निरपेक्ष त्रुटि। फ्रैक्शनल एरर, यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि। ओहो, साला हिंदी नहीं लिख पाते हैं। तो भिन्नात्मक त्रुटि हो गई, यानी कि फ्रैक्शनल एरर। फिर इसके बाद परसेंटेज एरर, यानी कि प्रतिशत त्रुटि। जल्दी से फार्मूला छापिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, यानी परसेंटेज एरर हो गया। और इसके बाद एक त्रुटि और, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, जो आपको प्रैक्टिकल में काम देती है। इन सारे फार्मूलों को चैट बॉक्स में छापना है। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, यानी कि प्रैक्टिकल परसेंटेज एरर। इतनी चीज़ें आप तब तक छापिए। थोड़ी देर के लिए हम और आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। तो देखिएगा, आपने पढ़ा है कि जब दो राशियां ऐड हो रही होती हैं तो जो त्रुटि आती है, यानी डेल्टा एक्स बराबर होता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के। दीज आर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। दो राशियां थी जिनको हमने ऐड किया, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगी वो इतनी हो जाएगी। सेम यही काम आप चाहे जोड़े चाहे घटाएं, दोनों में ये कहानी होती है। और गुणा और भाग, हाँ ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, आपसे ही करवा लेता हूँ कि जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने में जो फार्मूला है त्रुटियों का, वो क्या क्या होता है, ये बात आपको बतानी है। तो एक वैसे मैंने लिख दिया है, जोड़ने और घटाने में तो यही यूज होता है। गुणा और भाग करने में ये किसका है? आप ऐड करें या फिर सब्सट्रैक्ट करें, तो ये कहानी हो जाती है। अब अगर आप गुणा और भाग करते हैं तो जो परसेंटेज एरर है वो क्या होगी? इसको कमेंट बॉक्स में छापिएगा। आप अपन बिल्कुल नहीं बताने वाले। एक सवाल जो कि पूछा जा चुका है और कई बार आपके पेपर में आया हुआ है, तो बहुत, वैसे तो मैंने बहुत काफ़ी सा नॉर्मल सा सवाल बिल्कुल लिया है और आप देख करके खुश हो जाएंगे कि इतना
छोटा सा सवाल आखिर में कैसे पूछा जा सकता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर होंगी। अच्छा हाँ, एक बात ये दोहरा लीजिएगा कि जो यथार्थता है यानी कि एक्यूरेसी, दो चीज़ें और मैं बता लेता हूँ फिर उस क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो यथार्थता है मतलब इस जिसको आप एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं, और जो सूक्ष्मता है जिसको आप प्रिसीजन के नाम से जानते हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और किसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब है कोई भी वैल्यू जो है वो अपने वास्तविक मान के कितना निकट है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू। मतलब जो अपने वास्तविक मान के जितना ज़्यादा निकट होगा वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ये आपको ध्यान देना है। और जो सूक्ष्मता होती है वो किस विभेदन सीमा तक मापी गई राशि है वो बात होगी। जैसे किसी भी भौतिक राशि का मान 2.4 था और अपन ने इसको मापने के बाद बता दिया कि 2.4 ही है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। अब इसके बाद अगर हमने इसको ये भी बता दिया 2.3, या तो इसमें भी थोड़ा सा बदलाव करते हैं, ठीक है, ये इतना अपन ने नाप करके बताया। और इसके बाद दूसरा एक यंत्र था जो 3 अंक तक मापा और उससे हमने बताया कि 2.383 है। अब बताइए इसमें से कौन सी माप ज़्यादा सूक्ष्म है और कौन सी माप ज़्यादा मतलब प्रीसाइज है और कौन सी माप ज़्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी की बात करेंगे तो अपने वास्तविक मान के निकट कौन सी वैल्यू है 2.39, किससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी। और ये वैल्यू देखिएगा इसको 3 अंक तक हमने मापा है तो प्रिसाइज जो है वो कौन सी ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है। रीज़न ये है इसका कि अपन जब ज़्यादा दूर तक नापते हैं तो हमारी जो त्रुटि होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए कम अल्पतमांक वाला यंत्र ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कि आप अगर किसी ठेले वाले के यहाँ से सब्जी लेने जाएं और उससे बोल दें कि थोड़ा सा धनिया डाल दें तो वो डाल देता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वही बात सुनार से बोले कि थोड़ा सा और डाल दें तो शायद बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसको फ़र्क पड़ता है। इसलिए इन दोनों बातों में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्रिसाइज क्या है और एक्यूरेट क्या है। ये दोनों बातें हो गई। एक सवाल अब करेंगे इसका और इसके बाद आगे चलेंगे। जो सवाल है आपको वर्नियर का अल्पतमांक, स्क्रू गेज का अल्पतमांक, मीटर स्केल या सेंटीमीटर पैमाने का अल्पतमांक याद ही होगा। लेकिन सवाल जो है वो बहुत छोटा है कि घन का जो द्रव्यमान मापते हैं, मतलब एक क्यूब है हमारे पास, उसका द्रव्यमान मापने में, घन का द्रव्यमान मापने में 3% की त्रुटि होती है और इसकी भुजा को मापने में 2% की त्रुटि होती है। तो कहा गया कि इसका अगर हम घनत्व तो मापें तो कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो आप जानते हैं घनत्व का फार्मूला, यानी कि रो बराबर m/v, मास अपान वॉल्यूम होता है। और इसके लिए डेल्टा रो बाई रो है ना का जो परसेंटेज आएगा ये बराबर होगा डेल्टा m/m% है ना, प्लस डेल्टा v/v का परसेंट। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 3%, प्लस ये भुजा है हमारे पास, और भुजा का मतलब है कि क्या दिया गया है, भुजा जो है हमारे पास वो 2 दी गई है। वॉल्यूम निकालेंगे तो 2 की पावर 3 होगा, मतलब 3 × 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 3% प्लस 6%, मतलब कितना आ गया 9%, चूँकि v बराबर क्या होता है a³ के, और ये 3 डिवाइड में आ गया है ना।
या तो यहाँ पर एक स्टेप मैं आपको तोड़ करके लिख दे रहा हूँ कि ये अपान ये मतलब हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए के। डेल्टा ए बाई ए 2% था और 3 ये हो गया। चूँकि कि जब इसको पावर में एरर आपने पढ़ रखी होगी उसको करेंगे तो अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। एक कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ना है और वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक कौन सी माप में कितने हैं ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। सार्थक अंक कहते किसे हैं ये आपको डेफिनीशन याद होनी चाहिए और उसके बाद किस माप में कितने सार्थक अंक हैं उसकी गणना किस तरीके से करते हैं ये आपको बताना है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1 2 3 6.02 इसमें कितने सार्थक अंक हैं और इसके बाद आपके पास है 0.00325 इसमें कितने सार्थक अंक हैं और इसके बाद 3.00 इसमें कितने सार्थक अंक हैं। इन तीनों में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तुरंत चैट बॉक्स में कमेंट करिए। और इस तरीके से ये हमारी आज की पहली यूनिट जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होती है एक अच्छे रिवीजन के साथ। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरीके से इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में शानदार शुरुआत के साथ। हाँ, एक बात रह गई है जो आपके क्वेश्चन में बची हुई थी और वो ये है कि जो बीमी विश्लेषण है उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो उसका डिसएडवांटेज भी आपको याद रखना है कि इससे हम नियतांक की वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, 3 राशियों से अधिक पर डिपेंडेंसी है तो नहीं ज्ञात कर सकते, त्रिकोणमिति फलन या लघुगणकीय फलन को हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखने के लिए मिलती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।